हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 9 बीपीएससी के लिए जो आपका रिवीजन सीरीज चल रहा था उसका जो है ये 7वां सेट हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग टॉप जो 15 टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपको मालूम है वो टॉप 15 क्वेश्चन कौन होंगे जो कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था। ये सारे जो है आपके टॉप 15 क्वेश्चन है। ये पहले 4 टॉपिक जो है आपके हिस्ट्री के होंगे और उसके बाद फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके ज्योग्राफी और ये आपका ज्योग्राफी का और इकोनॉमी दोनों में मिक्स हो जाएगा। फिर ये आपका ज्योग्राफी का आ जाएगा। फिर साइंस के 3 टॉपिक हैं। उसके बाद मार्च का इस बार करेंट अफेयर्स को रखा गया है और मैथ से जो है टाइम एंड डिफरेंस के प्रश्न को रखा गया है। और प्रश्न का प्रारूप जो है वही रखने का प्रयास किया गया है जिस तरीके से बीपीएससी जो है पूछता है। तो ठीक है, देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। देखो, पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो आपका एनिसेंट से पूछा गया, वैदिक से, कि वैदिक सभ्यता में बृहत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शिल्पकार के लिए, रथकार के लिए, चावल के लिए या जौ के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए। चावल के लिए जो है वो वैदिक सभ्यता में आपका बृहत का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चावल से जो है वो वैदिक काल में ये लोग चावल से परिचित थे और वैदिक ग्रंथों में इसका नाम जो है वो ब्रीही के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, ब्रीही के रूप में जो है चावल को उल्लेखित किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के शासक राणा सांगा ने, चौहान वंश के शासक राणा कुंभा ने या सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा और सिसोदिया वंश के जो शासक थे राणा कुंभा, उन्होंने करवाया था। और ये बनाया क्यों गया था? कारण ये था कि 1440 ईस्वी में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। तो उस आक्रमण में जो है वो विजय होते हैं, मतलब जो राजपूत है वो विजय होता है और उस विजय के उपलक्ष्य में ही जो है ये आपका विजय स्तंभ बनाया गया था। और इस विजय स्तंभ के बारे में बोला जाता है कि ये आपका जो है 9 मंजिला है, 9 मंजिला ये विजय स्तंभ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको बोला जाता है कि 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। कब बना था? तो 1440 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जो है राजपूत विजय हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में ये आपका बनाया गया था। कहाँ? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये इसका निर्माण करवाया गया है। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। और देखो, अगर युद्ध का आप नाम याद रखोगे तो सारंगपुर की जो लड़ाई थी उसके बाद जो है ये विजय हुआ था और उसमें उसके बाद फिर जो है ये आपका विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? ये प्रश्न आपका लिया गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, जो आपका टॉपिक कल दिया गया था उसी से ये संबंधित है। पूछा जा रहा है कि किसने ये कहा था कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या गोपाल हरि देशमुख। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। और गोपाल हरि देशमुख के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्हें जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और वो कहाँ के थे? तो वो महाराष्ट्र के थे, एक सुधारवादी नेता थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया था। उन्होंने जाति पाति का जो भेदभाव है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था और इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि गोपाल हरि देशमुख द्वारा ब्राह्मणीय श्रेष्ठता का जो है पर्दाफाश किया गया था और इन्हें जो है लोकहितवादी के उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय समाज के पुनर्गठन का जो है इन्होंने वकालत किया था और जो हिंदू कट्टरपंथ है उसका जो है इन्होंने विरोध किया था और इन्हीं के द्वारा फिर ये स्टेटमेंट दिया जाता है। इन्होंने ही कहा था कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। कारण कि धर्म को मनुष्य ने ही बनाया है और बहुत पहले लिखा गया धर्म ग्रंथ हो सकता है कि बाद के काल के लिए प्रासंगिक ना रह जाए। तो ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। तो आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये क्वेश्चन भी आपका फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बीपीएससी में। हमेशा मतलब एक क्वेश्चन आपका किसान सभा से रिलेटेड रहता ही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा
के बारे में। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है, और वहीं जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सहजानंद सरस्वती। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो महासचिव जो है वो आपका NG रंगा बनते हैं। NG रंगा जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो है पहले महासचिव आपके यहाँ पे बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आगे ज्योग्राफी से पूछा हुआ है कि भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो हल्दी के पूछा जा रहा है कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो हल्दी होती है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु दिखेगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये सारे राज्य जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश ही है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पे बात करें भारत की, तो भारत जो है वो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा जो है निर्यातक भी है। ठीक है, उत्पादक और निर्यातक दोनों में जो है वो भारत, हल्दी के उत्पादक और निर्यातक में दोनों में भारत जो है आपका प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे आता है। ये पूरे विश्व में जितना भी हल्दी का आपका निर्यात हो रहा है, मतलब उन सभी का जो है 80% जो है वो भारत के द्वारा ही इसका होता है। जितने भी वैश्विक उत्पादन है, उत्पादन में जो है, उत्पादन में 80% हिस्सेदारी जो है वो आपका भारत का ही है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। आगे कि भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने से पर स्थित है। देखिए, लोकेशन के ऊपर जो BPSC के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो लोकेशन आपका किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो बंदरगाह का रूप में हो या फिर वो जो है आप का परमाणु संयंत्र के रूप में हो। जैसा कि कल आपको पूछा गया था, परमाणु संयंत्र से पूछा गया था, और वो भी आपका लोकेशन बेस्ड था कि भारत का सबसे दक्षिण में जो है वो कौन सा आपका परमाणु संयंत्र है। ठीक है, तो ये आपका कल के जो सेशन था उसमें पूछा गया था। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कौन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पीछे के जो भी सीरीज है वो आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक, तो लोकेशन के ऊपर जो है BPSC के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो है उसी से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रमुख बंदरगाह जो है वो ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। देखो, अगर आपको नदी का लोकेशन मालूम है तो भी आप जो है बंदरगाह को पता कर लोगे। ये ज्वारी नदी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका गोवा में देखने को मिलता है। ठीक है, गोवा में देखने को मिलता है। अब गोवा में कौन सा आपका बंदरगाह है, तो गोवा में जो है आपका मोरमुगांव जो बंदरगाह है वो आपका गोवा में स्थित है। तो सिर्फ आपको ये पता रहना कि हाँ ये किस राज्य में है, उससे नहीं होगा। आपको थोड़ा सा जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग भी और उसकी जो कुछ विशेषता होती है बंदरगाहों की, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आपका ज्वारी नदी के मुहाने पर है कौन सा, मोरमुगांव बंदरगाह, और ये है कहाँ पे, तो ये आपका गोवा में है। बाकी के अगर बंदरगाह की बात करें, जैसे आपका तूतीकोरिन है, तो ये आपका कहाँ पड़ जाता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में ये आपका तूतीकोरिन है। इसके अलावा अगर बाकी के बंदरगाह की बात करें, जैसे आपका मंगलोर है या कोची है, तो उसके बारे में भी आइए देख लेते हैं। देखो, तूतीकोरिन के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि आपका तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित है, और ये आपका है क्या, तो ये आपका उर्वरक और पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए जो है वो आपका जाना जाता है। वहीं जो आपका मैंगलोर बंदरगाह है ये आपका कर्नाटक में स्थित है, और ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी की अगर बात करें, जैसे आपका एक बच गया तो तूतीकोरिन तो हो गया, वो तमिलनाडु में है। फिर मंगलोर को भी हम लोगों ने देख लिया, और कोची तो आपको मालूम ही है कि आपका केरल में स्थित है। ठीक, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है कि स्पेन और मोरक्को को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, मैगलन जल संधि, यूकाटन, जिब्राल्टर या हार्मूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जल संधि। देखो, होता ही है कि आप ज़्यादातर ये याद रखते हो कि अफ्रीका और यूरोप को जो है अलग करने का काम या जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो वो आपका जिब्राल्टर जल संधि कर रहा है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका में कौन सी देश, अफ्रीका में आपका मोरक्को है, अफ्रीका में मोरक्को, और यूरोप में जो है, यूरोप में कौन से देश को, तो यूरोप में स्पेन को। इन दोनों को जोड़ने का काम जो है वो आपका जिब्राल्टर के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर आप सागर की बात करें तो जिब्राल्टर संधि जो है वो आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है।
ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। तो इस तरीके से भी आप फैक्ट को याद रखिएगा। वहीं अगर बाकी की बात करें जैसे युकाटन जल संधि, तो ये क्या करता है, ये आपका मैक्सिको का जो एरिया है, मैक्सिको की खाड़ी है और जो आपका कैरेबियन सी है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी। तो इसका मतलब ये कौन से अगर दो देश के बारे में पूछा जाए तो किसको जोड़ेगा, तो एक तो आपका मैक्सिको को जोड़ देगा, ठीक है, मैक्सिको को, और दूसरा जो है वो आपका क्यूबा को जोड़ने का काम करेगा। क्यूबा नहीं, क्या उसे कैरेबियन सी, मतलब जो भी आपका कैरेबियन सी के कंट्री है उन सभी को यहाँ पे जोड़ने का काम जो है ये आपका करेगा युकाटन जल संधि। फिर बात करते हैं हार्मुज की, तो हार्मुज किसे जोड़ने का काम करेगा, ये आपका ओमान और ईरान जो है उसे जोड़ने का काम करेगा आपका हार्मुज जल संधि, ओमान और ईरान को। और ये कौन सी दो आपका जो है जल सागर को जोड़ेगा, तो ये देखो जो आपका हार्मुज है ये फारस की खाड़ी को जोड़ रहा है और ओमान की खाड़ी को जोड़ रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है वो आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। किसी प्रशांत महासागर को और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है आपका मैगलन के द्वारा किया जाता है, मैगलन जल संधि। ऐसे आपको मालूम होगा कि मैगलन एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे पृथ्वी का जो है वो चक्कर लगाने का काम किया था समुद्री मार्ग के थ्रू, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये जल संधि रखा गया, मैगलन जल संधि। आगे जो प्रश्न है वो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस तरीके का भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है बीपीएससी में, जहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, कौन सा जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे सेब का रंग बदलना, आप सेब को कट करके रख देते हो तो देखते हो थोड़ी देर में उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। भोजन का पाचन, फिर प्रकाश संश्लेषण, तो इन तीनों में जो है ये तीनों का तीनों जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन को हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो रासायनिक परिवर्तन का कुछ गुण होता है जिसके आधार पे जो है हम लोग पता करते हैं। ये एनसीईआरटी जो है उसमें दिया हुआ है कि ये सारे जो चेंजेज अगर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अगर कोई भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे चेंज होने के बाद आपका हीट जनरेट हो रहा है, लाइट जनरेट हो रहा है या रेडिएशन निकल रहा है, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ वो जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा कि अगर आपका साउंड निकल रहा है तो वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे अगर आप पटाखा जलाते हो तो पटाखा जलाने पे क्या होता है, वहाँ पे एक तो आपका लाइट निकल रहा है, दूसरा जो है आपका साउंड निकल रहा है, तो ये भी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि सारे फीचर जो है वो आपका एक ही में हो, ठीक है, ये अलग अलग फीचर है और ये आपका जो है कोई एक फीचर, ये दो फीचर भी अगर होता है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी अगर आपका रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहाँ पे आपका हीट जनरेट होगा, ये सबसे बड़ा खूबी है। और दूसरा ये कि अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर वो चेंजेज हुआ है, ठीक है, तो वो चेंजेज वापस से जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, तो ये चीज़ें उसमें होती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार चेंजेज हो जाता है तो फिर वापस से जो है वो पहले वाले रूप में नहीं आ सकता, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का खासियत होता है। फिर थर्ड अगर देखें तो क्या होता है कि उसमें स्मेल आ जाता है, अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें स्मेल आ जाता है और न्यू स्मेल भी उसमें जनरेट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा या फिर नया स्मेल आ जाएगा। तो जैसे आप कोई भी जो है आप बासी खाना देखते हो, मतलब पुराना खाना वगैरह है, तो क्या होता है कि उसमें जो आपका स्मेल आ जाता है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई आपका नया चीज़ बना है जिसके कारण जो है या फर्मेंटेशन हुआ है जिसके कारण वो स्मेल आ रहा है, तो वो आपका जो चेंजेज हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है कि जो आपका खराब खाना है, मतलब एक अच्छे खाने का जो है खराब खाने में परिवर्तन या बासी खाने में रूपांतरण जो है वो आपका किसका उदाहरण है, तो वो आपका केमिकल चेंजेस का उदाहरण हो जाएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है कि एक कलर चेंज में भी टेक प्लेस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि आप अगर सेब काट रहे हो तो सेब काटने के बाद जो है क्या होता है, थोड़ी ही समय में उसका कलर चेंज हो जाता है। या फिर आप आलू काटते हो तो आलू काटने के बाद जो है देखते हो थोड़े समय के बाद वो आपका काला पड़ने लगता है, ठीक है, काला हो जाता है। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है ये भी आपका केमिकल चेंजेस का ही एक प्रूफ है। इसके अलावा बोल रहा है कि एक गैस में भी फॉर्म, अगर कोई गैस बन रहा है तो वो भी आपका केमिकल चेंजेस का उदाहरण होगा। मतलब सिंपल ये है कि अगर
कहीं पे हीट जनरेट हो रहा है, वो चेंजेज ऐसा है कि वापस से वो जो है अपने पहले वाले रूप में नहीं आए, तो वो आपका केमिकल चेंजेज होगा। इसके अलावा अगर कोई भी नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका केमिकल चेंजेज हो जाएगा। तो ये सारे जो मतलब फीचर है जिसके आधार पे आप चीज़ों को छाट सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी प्रश्न में, तो यहाँ पे जो है तीनों का तीनों कुछ उसी टाइप का हो रहा है। सेब में जो आपका रंग चेंज हो रहा है। भोजन के पाचन में क्या होता है कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो है वो अलग अलग टाइप का चीज़ होता है, लेकिन वो पाचन के बाद क्या है कि हमारा जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, विटामिन में चेंज हो जाता है, तो अलग अलग रूपों में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे चेंजेज हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो चेंजेज आ गया वो वापस से जो आपका भोजन में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो ये भी एक है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण में आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, पहला तो आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह तो बनता ही, साथ में आपको एनर्जी भी बनता है, और एनर्जी बनने का मतलब क्या है कि ऊर्जा आपका निकल रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ऊर्जा निकल रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, तो एक तरीके से वो आपका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब कि केमिकल चेंजेज होगा। तो ये सारा जो है आपका केमिकल चेंजेज का उदाहरण था। देखते हैं अगले प्रश्न में। आगे पूछा जा रहा है कि जल, हवा और अल्कोहल उदाहरण है किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ का, लौह चुंबकीय पदार्थ का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का या गैर चुंबकीय पदार्थ का। देखो पहली बात तो ये कि चुंबक की अगर बात करें, चुंबकीय तो कोई भी चीज़ या तो आपका चुंबकीय पदार्थ होता है या फिर गैर चुंबकीय पदार्थ होता है। अगर चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है, और जिसमें जो है चुंबक का गुण नहीं पाया जाता वो आपका गैर चुंबकीय पदार्थ हो गया। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ है उसका भी 3 कैटेगरी में उसे बांटा गया है, ठीक है। वो 3 कैटेगरी कौन है, एक आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, दूसरा लौह चुंबकीय पदार्थ है, और तीसरा जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका आखिर क्या खासियत होता है। जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो उसमें क्या होता है कि जो आप अगर उसके नज़दीक, ठीक है, उसके नज़दीक जो है, जैसे ये आपका कोई मटेरियल है और इसके नज़दीक आप कोई चुंबक लेके गए, ठीक, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, अगर आप कोई चुंबक लेके गए तो वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही जो है उसमें चुंबक का निर्माण हो जाता है। हालांकि ये आपका दुर्बल चुंबक ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो चुंबक का गुण आ जाता है, ये मतलब आकर्षित ये होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ऐसे पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो ऐसा उदाहरण आपका कौन सा हो गया, मैग्नीज और सोडियम हो गया। दूसरा क्या है कि आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में इसे लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग जो है चुंबक बनता है। जैसे यहाँ पे आपका वीक चुंबक हो रहा था ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसका उदाहरण हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट, निकेल और लौह चुंबकीय पदार्थ। ये सारे जो मतलब आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण हो गए। अब आपका बच गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये आपका होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल वैसे को कहते हैं कि अगर मान लो ये कोई चुंबक है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, और यहाँ पे अगर हम लोग कोई पदार्थ लेके गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका आकर्षण नहीं होगा, बल्कि जो मैग्नेट है वो आपका इस क्षेत्र में बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा, और ये जो है विकर्षण करेगा, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर हटने का काम करेगा। तो ये चीज़ होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, अर्थात जिनमें बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। अगर आप लाओगे इनके नज़दीक तो आपका जो इसका दूसरा साइड है पदार्थ का, वहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, नज़दीक वाले साइड पे नहीं। चुंबक का जो नज़दीक साइड होगा वहाँ पे चुंबक नहीं होगा, का गुण नहीं होगा। तो ये आपका कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और उसका एग्जाम्पल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो जल, हवा और अल्कोहल, ये तीनों जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जल जो है आपका किस प्रकार का चुंबक है, तो याद रखिएगा वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में आपका जल, हवा और अल्कोहल, ये तीनों आता है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान हमारे द्वारा छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। देखो जो हम लोग श्वसन लेते हैं तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। एक जो हम लोग जो है वायुमंडल से जो है हवा को अपने शरीर में लेते हैं, दूसरा क्या है कि हम लोग जो अपने शरीर से जो है वो हवा को बाहर छोड़ते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि जब हम लोग श्वसन के दौरान जो छोड़ी गई वायु होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है।
तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो एनसीईआरटी का एक कटिंग है। इसमें बताया गया कि जब हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं तो वो होता है अंतः श्वसित वायु, ठीक है। उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपका 21% होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.04% होता है, ठीक है। जब हम लोग मतलब वायु को लेते हैं फेफड़े में तब, लेकिन जब हम लोग वायु को फेफड़े से छोड़ते हैं तो वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो होता है उच्छ्वसित वायु, और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा आपको पाई जाती है वो 16.4% पाया जाता है। और ये एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है जो हम लोग वायु छोड़ते हैं उसमें, तो उसमें 16.4% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो आपका 4.4% होता है। तो अगर आप यहाँ से तुलना करोगे तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने का मतलब यही है कि 21% हम लोग ले रहे थे, लेकिन छोड़ने में जो है हम लोग 16.4% ही ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, और फिर जब सेल से जो चीज़ें छोड़ी जाती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो वहीं आपका जो है इंक्रीज होकर आपको 4.4% के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको इसी में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे बोल रहा है जिस वायु का अंतः श्वसन अर्थात उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होता है। ये वही बोल रहा है कि उच्छ्वसन मतलब कि ये हो गया जिस वायु का अंतः श्वसन करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट और याद रखिएगा कि जो प्रति मिनट जो है बोला जाता है कि हम लोग प्रति मिनट 12 से 15 बार जो है 12 से 15 बार प्रति मिनट हम लोग जो है हवा को निकालने और छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कितनी बार? 12 से 15 बार हम लोग हवा को निकालने और छोड़ने का काम करते हैं फेफड़ों के द्वारा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग ब्रीदिंग का नाम देते हैं, ठीक। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग श्वसन करते हैं उस श्वसन का मापन का एक माना होता है जिसे बोला जाता है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर ये क्या करता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा जो भी हम लोग श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन का मापन का कार्य ये करता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि स्पाइरोमीटर का काम क्या है, या फिर जो हम लोग श्वसन करते हैं श्वसन का मापन का यंत्र क्या है, तो वो याद रखिएगा स्पाइरोमीटर होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है छठा संविधान संशोधन 1955, सातवां संविधान संशोधन 1956, आठवां संविधान संशोधन 1957 या नौवां संविधान संशोधन 1960। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सातवां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे संविधान में ये पहले प्रावधान था कि हर एक राज्य का जो है एक आपका राज्यपाल होगा, ठीक है। सामान्यतः ये आपका होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बात की गई थी किसमें? तो आपका सातवां जो संविधान संशोधन था उसमें ये बात किया गया था। वहीं अगर बात करें छठे संविधान के छठे भाग में, तो वो आपका राज्यपाल का उल्लेख है और उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 153 से लेकर 157 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया और बोला गया कि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्य का प्रमुख होगा। वहीं अगर राज्यपाल से रिलेटेड अगर बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपका अनुच्छेद 155 के तहत होता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका किया जाता जो है नियुक्ति किया जाता है, और ये राष्ट्रपति के जो है प्रसादोपर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति कभी भी जो है राज्यपाल को हटा सकता है। आगे आपका जो है करंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। पूछा ये जा रहा है कि इंडियन महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण 2023 का विजेता कौन था? आपको मालूम होगा पहली बार जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, आईपीएल की तर्ज पे जो है वो WPL का आयोजन किया गया था। तो वहीं पूछा जा रहा है कि इस WPL का विजेता कौन हुआ? तो इस WPL का विजेता जो है वो आपका मुंबई इंडियंस हुआ है, और हराया किसको है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के इसने जो है ये खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब जीता है। तो याद रखिएगा विजेता जो है आपका ये हो गया, उप विजेता हो गया दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप किससे मिला है? तो मेग लेनिंग को मिला है, और ये आपका जो है दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है। वहीं पर्पल कैप जो है वो आपका सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है, और वो मिला है आपका हाइले मैथ्यूज को जो 16 विकेट लिए हैं। और इस बार जो इसमें टोटल 5 टीमें भाग ले रही थी। एक दो फैक्ट आप और याद रखिए, जैसे इस बार जो अगर आप IPL की बात करें,
ठीक है, आईपीएल की, तो आईपीएल में जो इस बार कौन जो है ऑरेंज कैप लिया, तो आपका शुभमन गिल ने जो है ऑरेंज कैप लिया है। और अगर पर्पल कैप की बात करें तो वो आपका जो है मोहम्मद शमी ने जो है वो आपका पर्पल कैप लिया है, मोहम्मद शमी ने, ठीक। और विजेता कौन है, तो विजेता जो है इस बार जो आईपीएल था, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, पुरुष की जो टीम है उसका, तो उसका जो है इस बार था चेन्नई सुपर किंग जो विजेता है, और हराया किसे था, तो गुजरात जायंट्स को जो है हराया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और बताया हुआ है कि मुंबई इंडियंस जो है वो दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीती है, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखें। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, इसका जो है कैप्टन कौन था, तो याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है वो आपका मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी, हरमनप्रीत कौर। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन जो है था, तो इस बार चूंकि पहला था तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि इस बार जो आपका WPL है उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो कौन थी महिला में, तो वो आपकी स्मृति मंधाना थी, स्मृति मंधाना, ठीक है। तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना जो है वो आपकी सबसे महंगी जो है वो प्लेयर थी। और इसे खरीदा किसने था, तो RCB ने जो है इसे खरीदा था, ठीक। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि 8वां रायसीना संवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, इसका थीम जो है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसके मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। तो देखो इसमें क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 8वां जो रायसीन संवाद है ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ, न्यू दिल्ली में। और ये जब भी आपका होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। एक्चुअली क्या है कि अब जो आपका न्यू दिल्ली में ये रक्षा विभाग जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय का जो आपका हेडक्वार्टर मतलब जो ऑफिस है वो आपका रायसीना हिल्स पे है, रायसीना हिल्स पे जो है वो उसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे ही ये आपका संवाद आयोजित किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम आपका बोला जा रहा है रायसीना संवाद। और ये आपका जो सिंगापुर है वहाँ पे एक डायलॉग होता था, उसी के तर्ज पे ये आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें इस बार की जो 8वां हुआ था तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। उसका थीम जो है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। और इस बार उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और मुख्य अतिथि कौन थे, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो है वो मुख्य अतिथि थी। वहीं जो है अगर बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 2016 में आप यहाँ देख सकते हैं 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस टाइम जो हम 35 देश पार्टिसिपेट किए थे और जो भागीदार जो प्रतिनिधि थे वो आपका 100+ थे। वहीं अगर आप इस बार की बात करें 2023 वाली की, तो यहाँ पे आपको जो है 150 से प्लस देश देखने को मिलेंगे, जबकि प्रतिनिधि जो है आपका 300 से अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 से 4 मार्च को आयोजित किया गया था। और इस बार का थीम जो है आपका ये था। तूफान में जलता दिया भी आपको हो सकता है दे दिया जाए, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में जलता दिया। आगे है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन है जस्टिस संजय करोल, के विनोद चंद्रन या आशुतोष मुखर्जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपके जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है वो आपका पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई किसने, तो वो आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाया गया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर के द्वारा जो है इन्हें आपका पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद ये जो गोपनीयता का शपथ था वो आपका दिलाया गया था। और इसके पहले आपको मालूम होगा कि विनोद चंद्रन जो है वो आपका केरल हाई कोर्ट के जज थे। और उनके पहले जो है पटना हाई कोर्ट के जो जज थे वो आपके संजय करोल थे। और इनका प्रमोशन होके जो है वो चला गया है आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इनका प्रमोशन हो गया संजय करोल का। तो ये जो है इससे रिलेटेड था। अगला जो प्रश्न है वो आपका मैथ से है। मैथ में हम लोगों ने जो टॉपिक रखा था वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस रखा था और उसी से ये आपका पूछा गया है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि राहुल के घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके 20 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचेगा
और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर वो यात्रा करता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस बताना है कि जो राहुल का घर है और कार्यालय है उसकी दूरी क्या है। देखो इस तरीके का प्रश्न भी जो है वो पूछ लिया जाता है और ये बेसिक है, अगर आप एक दो बार इसे देख लेंगे, बना लेंगे तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा समय का अंतराल आ रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं कि कितना डिफरेंसेज आ रहा है। पहले आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है, 15 मिनट आपका जो है पहले पहुंच गया। और 20 मिनट की देरी से, तो 20 मिनट का देरी से पहुंच रहा है, तो 20 मिनट आपका जो और पीछे चला गया, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपको 35 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट आपका इधर मतलब पीछे चला जा रहा है और 15 मिनट जो है आपका पहले आगे पहुँच जा रहा है। तो दोनों का जो है अगर आप देखोगे डिफरेंसेज तो आपको 35 मिनट का डिफरेंस मिल जाएगा टाइम में। और अगर हम लोग माने कि इसका जो घर की दूरी है, ठीक है, घर और कार्यालय के बीच की दूरी है वो x है, ठीक। तो उसके बाद फिर हम लोग अगर फार्मूला पे इसे पुट करें, जो आपका सिंपल फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, स्पीड बराबर जो है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अगर हम लोग उस पर पुट करें, हम लोग को क्या है कि टाइम मालूम है 35 मिनट, तो हम लोग सीधा टाइम इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड कर लेंगे। यहाँ पे x जो है आपका डिस्टेंस हो गया और स्पीड बताया हुआ है, पहले वाले में 10 किलोमीटर है और बाद वाले में जो है आपका 15 किलोमीटर है। तो उस तरीके से अगर हम पुट करते हैं फिर इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा 35/2 आ जाएगा, अर्थात 17.5 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टॉप 15 क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट 7 का। अगली क्लास में हम लोग सेट 8 देखेंगे और आप अपना बता सकते हैं फीडबैक कि किस तरीके का ये आपको लग रहा है और इसमें क्या चेंजेज आपको लगता है कि वो करना चाहिए, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि वो जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है तो वो आप चाहें तो बता सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम लोग कल के टॉपिक की बात करें तो कल हम लोग जो है प्राचीन जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रश्न होंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न होगा, जो प्रमुख संगठन है और उनके जो संस्थापक है उनसे रिलेटेड होगा। फिर संसद से रिलेटेड होगा, ठीक है, संसद। और फिर इकोनॉमिक्स में आपका आर्थिक समृद्धि और विकास से प्रश्न होंगे। जनगणना 2021 से 2011 से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जनगणना 2011 से गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न होगा। इसके अलावा जो पीएच वैल्यू से अक्सर जो है वो आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया जाता है, वहाँ से रहेगा। फिर सेल जो है वो आपको रिवाइज कर लेना है। और ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में भारत और उसके पड़ोसी देश, फिर बिहार स्पेशल में जो है आपको प्राचीन जो बिहार का इतिहास है वो हम लोग करेंगे। और करेंट में हम लोग फरवरी का जो करंट है उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। और मैथ में जो है हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रश्न को जो है देखेंगे। तो ये जो है आपके कल के टॉपिक हैं, आप इन्हें रिवाइज करके हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्नों को जो है कल हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।